अच्छा, अभी हम बात करेंगे कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको आज के नाम पे इस्तंबुल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इसके साथ साथ हम रोमन कैथोलिक चर्च पे बात करेंगे, और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन और इंग्लिश रिफॉर्मेशन पे हम बात करेंगे। ये हमारे कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जो कि आज इस सारी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टेंटिनोपल, सबसे पहले कि कॉन्स्टेंटिनोपल का मतलब है ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर था। ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर का पार्ट था। सही है। और ईस्टर्न रोमन एम्पायर का ये हेडक्वार्टर था। अच्छा, हमने वेस्टर्न रोमन एम्पायर का पढ़ा, तो ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर है। अच्छा, ईस्टर्न रोमन एम्पायर को वेस्टर्न इम्पेरियल कोड भी कहा जाता था, तो इसको कॉन्स्टेंटिनोपल को ईस्टर्न इम्पेरियल कोड भी कहा जाता है। और ये बाज़ंटाइन एम्पायर भी था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाज़ंटाइन एम्पायर था, और ये बाज़ंटाइन एम्पायर ही थी कॉन्स्टेंटिनोपल में। ठीक है। अब ये इस्टेब्लिश की किसने बनाई थी? कॉन्स्टेंटाइन ने इसको बनाया था, जो कि एम्पेरर था, और तकरीबन 11th में और 330 एनो डोमिनी में, और ये ग्रीक कॉलोनी थी। कॉन्स्टेंटाइन ईस्टर्न रोमन एम्पेरर था, जो कि तकरीबन 306 से 376 तक, और सॉरी 337 तक। और जब कॉन्स्टेंटिनोपल ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आया, कब्जे में आ गया, तो ये रोमन एम्पायर का सबब बना, उसके एंड का सबब बना, उसके ख़त्म होने का सबब बन गया। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया कि 1453 में आपका जो रोमन एम्पायर है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, मिडिल एजेस भी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, रोमन कैथोलिक चर्च पे हम थोड़ी बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको रोमन एम्पायर भी समझ आ जाएगा, कॉन्स्टेंटिनोपल भी समझ आ जाएगा। अच्छा, रोमन कैथोलिक चर्च चर्च क्या था? रोमन एम्पायर में चर्च की क्या वैल्यू थी? चर्च ने क्या स्टार्ट किया? चर्च ने इंडल्जेंसेस शुरू कर दी। इंडल्जेंसेस मतलब उसने सर्टिफिकेट बेचना शुरू कर दिए, मतलब जन्नत के सर्टिफिकेट बेचना शुरू कर दिए। लोगों को कहता था कि आप जो ना सर्टिफिकेट खरीदें, अगर आप ये सर्टिफिकेट खरीदेंगे तो आप जन्नत में जाएंगे। सही है। अच्छा, लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, लेकिन जब सारे लोग खरीद चुके वो अपने लिए सर्टिफिकेट्स, तो अर्निंग तो खत्म हो गई। ठीक है, अर्निंग खत्म हो गई, तो इन्होंने एक और बात सोची कि अब ये लोगों को कहते हैं कि आप ना अपने पेरेंट्स के लिए, मतलब जो लोग मर चुके हैं, जो डिसीज्ड लोग हैं, उनके लिए भी आप ये सर्टिफिकेट खरीदें। अगर आप उनके लिए सर्टिफिकेट खरीदेंगे तो वो भी जन्नत में जाएंगे। ठीक है। तो लोगों ने दोबारा वो सर्टिफिकेट्स खरीदना शुरू कर दिए। तो ये एक सोर्स था रेवेन्यू जनरेट करने का। तो रोमन कैथोलिक चर्च इस तरह से काम करता था, मतलब ये करप्ट हो चुका था रोमन कैथोलिक चर्च। तो एक काउंसिल बुलाई गई। सही है। और एक रिफॉर्मेशन अकर्ड हुई। रिफॉर्मेशन भी एक लाई जाती है जो कि रोमन कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट होती है। एक काउंसिल भी बुलाई जाती है जिसको काउंसिल ऑफ ट्रेंट कहा जाता है, और ये तकरीबन 1566 में बुलाई जाती है। ठीक है। एंडल जस्टिस को ख़त्म किया जाता है, और चर्च ये डिसाइड करता है कि पॉप अब इस तरह से काम नहीं करेगा। मतलब जो इनका जो हेड था, उन्होंने ये डिसाइड किया कि आज से ये चर्च इस तरह की कोई भी काम नहीं करेगा। ठीक है। अब इसके बाद प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन होती है। अब प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ये एक मेजर रिफॉर्मेशन होती है, मेजर मूवमेंट होता है 16वीं सदी का यूरोप में। और इसके जो पर्पस होता है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का, कि रिफॉर्मिंग लानी है, नॉर्म्स प्रैक्टिस एंड रोमन कैथोलिक चर्च की जो नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस हैं उनमें रिफॉर्मिंग लानी है, उनमें चेंजिंग्स लानी है। रिफॉर्म का मतलब है चेंजिंग्स। ठीक है। अब ये स्टार्ट की थी मार्टिन लूथर ने। ठीक है। मार्टिन लूथर जर्मन था, ऑथर भी था, थियोलॉजियन भी था, और एम राइटर भी था। ये मॉन्क था, और ये अगस्टेनियन मॉन्क था। अगस्टेसियस की हम बात कर चुके हैं। अगस्टेनियन मॉन्क था जो अगस्टेनियन के रूल्स को फॉलो करते हैं, मतलब उनकी पैरवी करते हैं। तो ये अगस्टेनियन मॉन्क था। और जैसे कि मर्द को मॉन्क कहा जाता है और फीमेल को नन कहा जाता है इनमें, ईसाइयों में। अच्छा, ये पैदा हुए तकरीबन 10 नवंबर और 1483 में, और इनकी डेथ होती है 18 फरवरी 1546 में। अच्छा, जब ये देखते हैं कि चर्च इस तरह से इंडल्जेंसेस कर रहा है, इस तरह से काम कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग था उसके लिए। तो इसने 95 थीसिस लिखी, या हम रिफॉर्म्स भी कहते हैं, रोमन कैथोलिक चर्च के लिए। ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी टाउन जाते हैं, एक प्लेस है वेटनबर्ग यहाँ पर कैसल है। ठीक है। तो वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ पर अपने वो नोट्स स्टिक करके आते हैं। किसी को कुछ कॉपीज बिशॉप को भेज देते हैं, और उनमें से कुछ कॉपी बिशॉप पोप को सेंड करता है। ठीक है। पॉप को भी भेज देता है, और उस टाइम पॉप जो होता है लियोक्स होता है। ठीक है। आज का जो पॉप है आप देखेंगे फ्रांसिस है, और वो वेटिकन सिटी में रहता है। अच्छा, वेटिकन सिटी की बड़ी बात है कि वेटिकन सिटी यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो है, मतलब यूनाइटेड नेशन ये कहता है कि अगर मैंने वेटिकन सिटी को
अपना हिस्सा बना लिया तो ये मेरी तौहीन है, क्योंकि वहाँ पे पोप है। मतलब वो इतना एहतराम करते हैं कि हमारी इसके सामने, वेटिकन सिटी के सामने या पोप के सामने ऐसी वैल्यू नहीं है कि हम उसके सामने भी जाएं या हम उसको अपना मेंबर बनाएं। ठीक है, मतलब उसकी वो ना बेहरमती है वेटिकन सिटी की या पोप की, अगर हमने इसको यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना दिया। ठीक है, अच्छा आते हैं अपने बात पे। तो ये पोप था तकरीबन 9 मार्च से, ठीक है, 1513 से लेकर 1 दिसंबर 1521 तक। और 15 जून 1520 में पॉप एक एक्सर्जिस लिखता है, डोमेन लिखता है, तकरीबन 40 14/41। ठीक है, जिसमें ये, अच्छा ये कुछ राइटर्स कहते हैं कि पॉप ने इस तरह का काम किया था, लेकिन कुछ कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ पॉप ने नहीं किया था। मतलब पॉप ने ना थीसिस लिखी थी, अच्छा मार्टिन को कहा था कि ये जो थीसिस है आप अपनी रिमूव कर दें। ठीक, कुछ राइटर कहते हैं कि ऐसा काम उसने किया था, लेकिन कुछ कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा, अच्छा उस वक्त स्पेन भी पावरफुल मुल्क था। ठीक है, पावरफुल कंट्री था। और क्योंकि वो गोल्डन सेंचुरी थी स्पेन के लिए। अच्छा, उस टाइम ना कोलंबस था, कोलंबस ने एक न्यू वर्ल्ड डिस्कवर किया था अमेरिका के नाम से, जिसको आज आप अमेरिका के नाम से जानते हैं। इसलिए स्पेन के लिए वो गोल्डन सेंचुरी थी, 16वीं सदी। तो अच्छा, उसके बाद बरतानिया की हम बात करें अगर, तो बरतानिया भी, तो अच्छा स्पेन भी इसी को सपोर्ट करता था, पोप को, चर्च को सपोर्ट करता था, कि तो रोमन कैथोलिक चर्च की सपोर्ट में था, पावरफुल भी था। ठीक है, दूसरी तरफ बरतानिया भी सपोर्ट करता था, बरतानिया भी पावरफुल था। उस वक्त बरतानिया का जो किंग था हेनरी दी एट था। तकरीबन 1509 से लेकर 1547 तक उसने रूलिंग की, हेनरी दी एट ने, और बरतानिया का किंग था वो। अच्छा, ये भी लॉयल था रोमन कैथोलिक चर्च से, और उस टाइम यही था। और इसने ना मतलब जब ये इसने देखा कि प्रोटेस्टेंट जो है वो क्या नाम है आपका, जो मार्टिन लूथर है, इस तरह की बातें कर रहा है, तो उसके जवाब में उसको टारगेट करने के लिए इसने भी कुछ ना चर्च की फेवर में कुछ बात की। ठीक है, मतलब अच्छी अच्छी बातें की, जिसकी वजह से मतलब डिफेंड करना चाहा इसको, पॉप को और चर्च को। तो पॉप ने इसको टाइटल दिया डिफेंडर ऑफ फेथ। सही है। अच्छा, इसके बाद ना मसला हो जाता है पॉप और इसी किंग के दरमियान, हेनरी के दरमियान, मतलब बरतानिया के दरमियान। मसला क्या होता है, हम इस पे बात करते हैं, जिसको बाद में इंग्लिश के नाम से भी, इंग्लिश रिफॉर्मेशन के बाद नाम से जाना गया। अच्छा, ये 16वीं सदी में ही हुआ था और इंग्लैंड में हुआ था। और जब इंग्लैंड चर्च ऑफ इंग्लैंड को रोमन कैथोलिक चर्च से अलग किया गया था। सही है, अब क्यों किया गया था हम इसी पे बात कर रहे हैं। अच्छा, हेनरी था इंग्लैंड में, और वो अच्छा, हेनरी का मसला क्या था, हेनरी की तकरीबन 6 वाइफ्स थी। सही है, लिखा भी हुआ है, हम बात करते हैं। हेनरी की 6 वाइफ्स थी। तो हेनरी का एक बेटा पहले भी था, लेकिन हेनरी और भी बेटे एक्सपेक्ट कर रहा था अपनी वाइफ्स में से। ठीक है, तो कि हम मुझे और भी बेटे हों। तो जब उसको कोई वाइफ उसको कोई बेटे की औलाद नहीं देती थी, तो या तो उसको किल कर देता था, या उसको डिवोर्स देता था, या उसको छोड़ देता था। ठीक है, तो हेनरी का मसला ये था कि जब इसने क्या नाम है, पोप की नीस से शादी की थी, पोप की नीस से। ठीक है, तो जब उससे बेटा नहीं मिला उसको, तो उसको भी उसने वो छोड़ना चाह रहा था हेनरी, पोप की नीस को। ठीक है, तो उसके अलावा ये एनी बोलेंड से भी शादी करना चाह रहा था अपने वारिस के लिए। ठीक है, वारिस के लिए, उसको वारिस चाहिए था, उसके लिए शादी करना चाहता था। और वो 45 की बेटी, वो नीस थी। सही है, वो रोमन एम्पायर भी था। लेकिन शादी करने से पहले, उन एनी बोलेंड से शादी करने से पहले उसको पहली वाइफ को डिवोर्स देनी थी। मतलब पोप की जो नीस थी उसको उसकी जो, मतलब जो भी उसकी थी उसको छोड़ना था। ठीक है, मतलब वो पोप की नीस थी, तो पोप अगर इसको छोड़ता है तो जाहिर सी बात है पोप और बरतानिया के किंग के जो रिलेशन है उनके दरमियान दरार आ सकती है। तो हेनरी की 6 शादियां हो चुकी थी, और वो या किसी को मार देता था या वो किसी को किल कर देता था, सॉरी मार देता था या किसी को डिवोर्स कर देता था, क्योंकि वो उनसे जो ना बेटे की औलाद एक्सपेक्ट करता था। उसकी छठी जो वाइफ थी, सॉरी नेफ्यू थी, और इसकी नीस थी पॉप की, और वो उससे बहुत प्यार भी करती थी बादशाह से, लेकिन वो उसको मारना नहीं चाहता था, उसको डिवोर्स भी नहीं करना चाहता था। लेकिन इसके बाद वो जो है ना एक सीक्रेट मैरिज उसने कर ली। लेकिन जब इसको पॉप को पता चला कि इसने मैरिज कर ली है, शादी कर ली है, सीक्रेट मैरिज कर ली है, तो पॉप को भी गुस्सा आता है, पॉप इसको एक्स कम्युनिकेट कर देता है।
सही है, चर्च से एक्सकम्युनिकेट कर देता है। चर्च का ये ओनर भी होता है, लेकिन उसके बाद भी पोप इसको एक्सकम्युनिकेट कर देता है। तो इसके बरक्स किंग क्या करता है कि एक सुपरमेसी एक्ट पास करवाता है तकरीबन 1533 में, और इस एक्ट के थ्रू चर्च ऑफ इंग्लैंड को रोमन कैथोलिक चर्च से अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, ठीक है, तोड़ा जाता है। और ये चर्च का हेड भी बन जाता है हेनरी, सही है, जिसके बाद में इसका नाम दिया गया एंग्लिकन चर्च, इसको नाम दिया गया। सही है। अब कैथोलिक्स बाउंडेड थे हेनरी द एट्थ के अंडर, सही है। अब इस एक्टिविटी के बाद रोमन कैथोलिक की जो चर्च जो एक्टिविटीज़ थी, इस एक्ट के बाद रोमन एक्टिविटीज़ की जो भी रोमन कैथोलिक की जो भी एक्टिविटीज़ थी उसको इलीगल कंसिडर किया गया तब तक जब तक रिलीफ एक्ट पास नहीं किया गया। और रिलीफ एक्ट पास किया जाता है 1829 में, ठीक है। अब उसको उसके बाद दोबारा इनको मिनिस्ट्री के भी अलो किया जाता है, लेकिन हेनरी प्रोटेस्टेंट को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन वो पूरी दुनिया में प्रोटेस्टेंट को फैलाने में हेल्प करता है, ठीक है। वो खुद तो प्रोटेस्टेंट नहीं बनता, लेकिन उसका बेटा एडवर्ड द सिक्स्थ वो प्रोटेस्टेंट बनता है। वो फर्स्ट प्रोटेस्टेंट मोनार्क होता है, ठीक है। वो 9 साल का होता है जब वो उसको वो बादशाह बनाया जाता है, और जब उसको ताज पहनाया जाता है। और उसके बाद एक टर्म इंग्लिश प्रोटेस्टेंट के लिए प्यूरिटियंस का टर्म इस्तेमाल किया गया। प्यूरिटियंस का टर्म, प्यूरिटियंस का मतलब एक प्यूरिफाई करना, ठीक है। मतलब प्यूरिफाई किससे? रोमन कैथोलिक चर्च से प्यूरिफाई होना, सही है। तो इंग्लैंड के जो प्रोटेस्टेंट थे, ये इंग्लिश प्रोटेस्टेंट को प्यूरिटियंस कहा गया, क्योंकि वो प्यूरिफाई हो गए थे रोमन कैथोलिक चर्च से, इसलिए इन्होंने अपना नाम प्यूरिटियंस रखा। तो ये हमारा कुछ टॉपिक था। कंस्टेंटिनोपल पे हम बात करेंगे। रोमन कैथोलिक चर्च, इस पे हमने बात की। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन पे बात की क्या था, और इंग्लिश रिफॉर्मेशन पे हमने बात की, ठीक है। इंग्लिश रिफॉर्मेशन जो कि हेनरी द एट से स्टार्ट करता है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मार्टिन लूथर स्टार्ट करता है, और रोमन कैथोलिक चर्च जो कि आपका चर्च की वजह से, ये चर्च पे हमने बात की, इंटेलिजेंसेस वगैरह, ठीक है।